नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, आज की खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें शामिल हैं इस शो में। तो शुरुआत होगी आधार कार्ड की एक खबर के साथ। आधार सेवा देने वालों पर होगी सख्ती। जी नहीं, सब पर नहीं होगी, लेकिन जो कुछ गलत कर रहे हैं उन पर सख्ती होगी। किन पर होगी, क्या गलत कर रहे थे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज इस खबर के विश्लेषण में। फर्जी मोबाइल कनेक्शन पर सरकार की सख्ती। क्या सख्ती हुई, सरकार ने सदन में बताया, ये आपको बताएंगे। टू व्हीलर्स पर क्यों आए बड़े डिस्काउंट। टू व्हीलर कंपनियां अचानक डिस्काउंट देने लगी हैं, क्यों देने लगी हैं ये समझेंगे। ईवी आयात पर नहीं मिलेगी कोई राहत, सरकार एक कदम पीछे हटी। चर्चा ये थी कि शायद सरकार ईवी के आयात पर कुछ राहत दे सकती है, लेकिन सरकार ने कहा ना, कोई राहत नहीं देनी है। तो फिर क्या टेस्ला आएगी, ये समझेंगे इस खबर में। दिन की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से, फेड की बैठक में क्या निकला। तो फेड की बैठक से जो निकला उसके मायने क्या हैं, उसका असर क्या हुआ, निकला क्या, ये सब कुछ जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। और COP28 के नतीजे कितने होंगे असरदार। फाइनली नतीजे आ गए, नतीजे क्या है ये भी आपको बताएंगे, और नतीजों का असर क्या होगा ये भी आपको बताएंगे आज मनी सेंट्रल में। शुरुआत आधार कार्ड की खबर के साथ। आधार कार्ड को अपडेट करने वाला ऑपरेटर अगर आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए ज्यादा शुल्क वसूलता पाया गया तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार उस पर जुर्माना भी लगाएगी। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी। निलंबन के साथ ऑपरेटर को नियुक्त करने वाले रजिस्ट्रार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सर, ये जो वसूली हो रही थी आधार के नाम पर, सेवाओं के नाम पर, किन तरीकों से हो रही थी। शुभम, ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सारे लोगों के लिए जो आधार की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर लोग करते ही हैं, उनके लिए अब सरकार को ये समझ में आया है कि आधार की तमाम सेवाओं पर गलत ढंग से पैसा लिया जा रहा है। इसमें आपका डिम का बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने की बात हो, एड्रेसेस अपडेट करने की बात हो, और बाकी जो अपडेशंस की सेवाएं होती हैं, अन्य सेवाएं होती हैं, इस पर जो निर्धारित फीस है वो फीस आधार की अथॉरिटी ने पहले से ही तय कर रखी है। सरकार ने आज स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इससे अतिरिक्त कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी। यानी आप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी आधार के कॉमन सर्विस सेंटर पर जा रहे हैं, किसी से सेवाएं ले रहे हैं, वो निर्धारित फीस से ज़्यादा फीस इस पर नहीं वसूल सकता, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। और ऐसा करने वाले पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा उस रजिस्ट्रार पर जिसने उसे रजिस्टर किया था। तो आपके लिए स्पष्ट तौर से सरकार की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि आधार की सेवाएं सबके लिए अफोर्डेबल हैं, और उसकी जो फीस आधार ने तय की है, आधार अथॉरिटी ने तय की है, वही लगाई जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इन्रोलमेंट एजेंसीज़ हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जगह बैंक्स और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो आपको आधार की तमाम सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, आधार को अपडेट करने की, एड्रेस को चेंज करने की, फ़ोन नंबर बदलने की, इनके चयन के पूरे नियम बदले जाएंगे ताकि इसमें हम उन कंपनियों को या उन सेवा प्रदाताओं को रखा जा सके जिनके रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आधार के जो केंद्र आसपास चल रहे हैं और जो पैसा लेकर आपका आधार अपडेट कर रहे हैं वो सही और जायज़ नहीं है। सरकार ने सदन में एक जानकारी और दी। ये बताया गया कि अभी तक फर्जी दस्तावेजों से लिए गए 55,52,000 मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया है। इसके अलावा साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 1,32,000 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक किए जा चुके हैं। नागरिकों की ओर से 13,42,000 संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन की सूचना देने के बाद वेरिफिकेशन में फेल होने पर उनको भी बंद किया गया। सर, क्या असर पड़ेगा इसका बाजार पर। जुलाई से सरकार से दूरसंचार विभाग ने और TRAI ने इस बात का प्रयास शुरू किया था कि भारत में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो फेक डॉक्यूमेंट्स पर चल रहे हैं उनको बंद किया जा सके, और उसमें भी साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे मुद्दे थे। बड़ा नंबर है, 55 लाख के आसपास फ़ोन ऐसे पाए गए हैं जिनके पीछे डॉक्यूमेंट्स नकली थे। यानी ये फ़ोन बंद होंगे और इसका असर हमें ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस पर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर बेस में बहुत सारे ऐसे फ़ोन थे जो गलत डॉक्यूमेंट्स पर चल रहे थे। इस प्रक्रिया के बाद अब थोड़ी और ज़्यादा सख्ती की जा रही है, क्योंकि दूरसंचार विभाग बल्क में, थोक में सिम बेचने पर भी पाबंदी लगा चुका है। अब एक साथ एक मुश्त सिम नहीं बेचे जा पाएंगे, और जो हैंडसेट को बेचने की प्रक्रिया है और कनेक्शन लेने की प्रक्रिया है उसमें भी अब KYC के नियमों को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। प्याज को लेकर सरकार की नीतियों में बार बार बदलाव की वजह से देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के कई किसानों ने प्याज की खेती छोड़ दी।
दूसरी फसलों पर शिफ्ट हो गए। इस साल सरकार ने पहले प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगाई, उसके बाद प्याज के निर्यात को पूरी तरह बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार की सख्ती की वजह से उन्हें फसल के अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं। देश में जितना प्याज पैदा होता है उसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 43% है। सर, कितना गहरा है ये संकट प्याज किसानों का? महाराष्ट्र में प्याज किसानों और सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद काफ़ी गहरा रहा है। प्याज की कीमतें फिर ऊंचाई पर हैं। हमने पिछले महीनों में ये देखा कि सरकार की तरफ से निर्यात पर सख्ती के कारण कीमतें रोकने की कोशिशों की वजह से मंडियों में हड़ताल रही, और अब इस स्तर तक की चेतावनियां किसानों की तरफ से दी जा रही हैं कि वो प्याज का उत्पादन या प्याज की खेती बंद कर देंगे और कोई दूसरी खेती करना शुरू करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है इस समय क्योंकि भारत में जितनी प्याज की आपूर्ति होती है उसमें से 60 से 70% प्याज का उत्पादन रबी के मौसम में होता है, और रबी की बुवाई चल रही। और किसान इस समय जिस तरीके का संकेत दे रहे हैं वो बाजार के लिए, प्याज के बाजार और सब्जियों के बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि वहां महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है। लंबे समय से सुस्त पड़ी टू व्हीलर्स की बिक्री को रफ्तार देने के लिए ऑटो कंपनियां अपने कई मॉडल्स पर बड़े डिस्काउंट दे रही हैं। कुछ कंपनियां तो अपने टू व्हीलर पर 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही हैं। जापानी कंपनी कावासाकी की तरफ से वल्कन एस पर 50,000 रुपये, निंजा 650 पर 30,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कंपनी एथर एनर्जी की तरफ से 24,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपना जो मॉडल है S1X उस पर 20,000 रुपये के डिस्काउंट की घोषणा की। सर, अचानक इतनी कटौती, कहाँ से आ गए डिस्काउंट? ये टू व्हीलर बाजार में अचानक एक परिस्थिति बदलती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मांग टूटने की संभावना के कारण अब कंपनियां किसी भी तरीके से अपने स्टॉक को निकालने की कोशिश कर रही हैं। हम इससे पहले भी इस कार्यक्रम में आपको इन्वेंट्रीज की स्थिति बताते रहे हैं कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनियों के पास इन्वेंट्रीज कितनी है। ताज़ी परिस्थिति ये है कि जो ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का आंकड़ा बताता है कि मौजूदा परिस्थिति में विभिन्न शहरों में और कस्बों में जो टू व्हीलर के डीलर्स हैं उनके पास 30 से 37 दिन और 40 दिन तक की इन्वेंट्रीज हैं, यानी उनके पास 40 दिन तक का स्टॉक पड़ा हुआ है। और अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, मांग में कमी के कारण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण ऐसा लग रहा है कंपनियों को कि उनके पास ज़्यादा स्टॉक है और इसलिए तेज और भारी डिस्काउंट आना शुरू हुए हैं। 2,000, 2,500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के डिस्काउंट टू व्हीलर्स पर कंपनियों ने देने शुरू किए हैं ताकि वो स्टॉक्स को निकाल सकें। ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस बात को लेकर थोड़ा दबाव में है कि टू व्हीलर्स की बिक्री में उस तरीके की ग्रोथ पिछले 2 साल में नहीं दिखाई दी जैसी ग्रोथ भारत में कोविड से पहले हो रही थी, और अब दबाव बन रहा है कि किसी तरह स्टॉक्स को कम किया जाए। सरकार ने साफ कर दिया कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैक्स कटौती किए जाने की कोई योजना नहीं है। बुधवार को सरकार की तरफ से संसद में ये जानकारी दी गई। सरकार के इस बयान को अमेरिका की दिग्गज ईवी कंपनी टेस्ला के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि टेस्ला को भारत में कारोबार करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जा सकती है, जिससे इंपोर्ट ड्यूटी में छूट संभव थी। एक ये बात थी। दूसरी तरफ टेस्ला को लेकर एक खबर और है कि दुनिया भर में 20 लाख से ज़्यादा गाड़ियों का रिकॉल किया गया है। गाड़ियों के ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी इसकी वजह बताई जा रही है। सर, सरकार ने कदम वापस क्यों खींच लिया और इसका टेस्ला जैसी कंपनी पर क्या असर होगा? क्या वो नहीं आएगी? शुभम, पिछले 6 महीने से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट की ड्यूटी को लेकर जबरदस्त पेशबंदी चल रही थी। आप लॉबिंग कहें वो चल रही थी। एक तरफ कुछ कंपनियां थीं जो भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेचना चाहती थी और इंपोर्ट ड्यूटी कम कराना चाहती थी, और दूसरी तरफ भारत के अपने प्रोड्यूसर्स थे। भारत की जो कंपनियां पहले से भारत में मौजूद हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, वो इस बात का विरोध कर रही थी कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आयात को सस्ता ना किया जाए। भारत में आमतौर पर तैयार गाड़ियों का, वाहनों का के आयात पर ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा सरकार इसलिए करती है क्योंकि वो घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन दे सके। बीच में इस तरीके की चर्चाएं भी आई थी कि टेस्ला को लुभाने के लिए, टेस्ला की यूनिट भारत में लाने के लिए सरकार इस नीति को तोड़कर बदल सकती है और इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर ड्यूटी में कमी कर सकती है। परंतु घरेलू उद्योग का दबाव कारगर हुआ जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि घरेलू कंपनियों का दबाव काम आया है और फिलहाल सरकार की तरफ से संसद में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि इलेक्ट्रिक वाहन के इंपोर्ट को सस्ता नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं, तो भारत और यूके के बीच जिस एफटीए पर चर्चा चल रही है उसमें भी एक प्रावधान ये शामिल है जिसमें यूके का दबाव है, यानी ब्रिटेन का दबाव है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां ब्रिटेन में भी हैं और वो चाहती हैं कि भारत में सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन बेचें। भारत सरकार इस पर थोड़ा पशोपेश में दिख रही थी और अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ था, और अब जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, तो ये माना जा रहा है कि उस एफटीए में भी शायद अब रियायत नहीं मिलेगी। इस तरह बात की संभावना है जब एफटीए चर्चा के लिए आएगा। लेकिन अब इसके बाद
टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए भारत में आने का कोई प्रोत्साहन नहीं बचेगा, क्योंकि वो सस्ते वाहनों का इंपोर्ट करके भारत में लाना चाहती थी। और अब इसके बाद टेस्ला की अगली रणनीति क्या होगी, हमें देखना होगा कि भारत में निवेश को लेकर टेस्ला अपना फैसला क्या लेती है। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन जो भारत में बन रहे हैं वो भारत में ही बनते रहेंगे। सरकार की तरफ से एक तर्क दिया गया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी में कमी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी को भारत में निवेश करना है तो वो सरकार की PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें जो ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए है, और इसके लिए 25,000 करोड़ का बजट आउटले रखा गया है। इसमें आकर निवेश करें और यहाँ से उत्पादन के बदले जो केंद्र सरकार बजट से मदद देती है वो उन्हें मिलेगी। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रमुख अधिकारियों का स्किल टेस्ट करके उनकी क्षमता को निखारने के लिए काम करें। जिन अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए बोला गया है उनमें मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी यानी CTO, मुख्य रेवेन्यू अधिकारी यानी CRO कह लीजिए, या चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, और कुछ प्रमुख विभागों को देखने वाले अधिकारी शामिल हैं। दुनिया भर में बैंकिंग को लेकर तेजी से हो रहे बदलाव अधिकारियों को तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं। बैंकों को ये निर्देश इसलिए दिए जा रहे हैं। सर, ट्रेनिंग किस तरीके की होगी, क्यों इतना जोर है इस पर? बैंकों के नौकरी का कामकाज का तरीका बदल रहा है। अभी हाल में बैंकिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला भी किया गया। अब सरकार को यह समझ में आ रहा है कि बैंकों को चलाने के लिए पुराने बैंकिंग ऑफिसर्स और उनकी दक्षताएं काम नहीं आएंगी। 3 बड़ी चुनौतियां बैंकिंग सेक्टर के भीतर दिखाई दे रही हैं। एक तो रिस्क मैनेजमेंट, बैंकों के पास बेहद स्किल्ड और प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत है, मैनेजरों की ज़रूरत है, जो बैंकिंग उद्योग के अपने बैंक के और बैंक के कारोबारों की जोखिम को कम कर सके। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जोखिम की स्थिति ये है कि अनसिक्योर्ड लोन का पूरा मामला आपके सामने है, जिसमें रिजर्व बैंक को और केंद्र सरकार को दखल करके अनसिक्योर्ड लोन रोकने पड़े। बैंक जिन कंपनियों को, जिन फिनटेक कंपनियों को, NBFCs को लोन देते हैं, उनका इस्तेमाल वो कहाँ करती है इसके बारे में पता नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। खासतौर पर हाल में जब अमेरिका में बैंकिंग संकट का दूसरा दौर पिछले साल आया था और बैंक डूबे थे, तो वहाँ सबसे बड़ी वजह उनके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स के फेल्योर थे, असफलता थी। दूसरी बड़ी चीज़ है कि बैंक अब एक किस्म की टेक्नोलॉजी कंपनी में बदल चुके हैं, जो हजारों तरीके के ऑपरेशंस करते हैं और जो टेक्नोलॉजिकली लोगों को अवेलेबल कराए जाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो, या बहुत तरीके के की सेवाएं हों। और इसलिए बैंकों को अब टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की ज़रूरत है, ऐसी कंपनी लोगों की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हों और उसे लीड करें। और तीसरी बड़ी चुनौती साइबर सिक्योरिटी की है। बैंकों में के अंदर जो हो रहा है वो आपको पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी का ताज़ा क्या किस्सा है, और हर बैंक जो है वो साइबर सिक्योरिटी के जोखिम में है। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से जो नया आदेश बैंकों के पास में गया है, उसमें माना जा रहा है कि जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनमें कम से कम इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की दक्षता होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए उन्हें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की क्षमता होनी चाहिए, तकनीकी तौर पर बैंक को संचालित करने का नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए। ये शायद भारत के बैंकिंग उद्योग में एक बड़ा बदलाव करेगा, क्योंकि भारत में बैंक के कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन सारी चीज़ों के लिए नहीं होती है। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ लोगों का डेटा शेयर करने के लिए तैयार है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं आर्टिफिशियल कंपनियों के साथ लोगों का डेटा शेयर करेगी जो भरोसेमंद कंपनियां होंगी। जिन कंपनियों के पास लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनके साथ ही डेटा शेयर करना चाहिए। सर, एक तो सरकार तैयार हो गई, लेकिन ये सुरक्षित होगा, ये सब तय कैसे किया जाएगा कि कंपनी तैयार है नहीं है? ये बयान थोड़ा कन्फ्यूज़न या भ्रम पैदा करने वाला है। भारत सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां या बयान दिए जा रहे हैं वो बड़े पीसमिल तरीके के हैं। अभी तक भारत की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किसी कानून बनाने की बात नहीं कही गई, जिसकी तैयारी पूरी दुनिया में चल रही है। यूरोपियन यूनियन कानून पर को तय कर चुकी है, हमने आपको बताया था। अमेरिका में एक कानून का आदेश जारी हो चुका है, चीन एक कानून बना चुका है, भारत में भी हाल में एक AI का समिट भी हुआ। बजाय एक बड़ा कानून बनाने के सरकार विवेकाधिकार पर अपने विवेक के आधार पर यह फैसले कर रही है कि उसे लोगों के पर्सनल या प्राइवेट डेटा कंपनियों को देने होंगे जो भरोसेमंद होंगी। उनके पैमाने कौन से होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनियां या चलाने वाली कंपनियां, इस्तेमाल करने वाली कंपनियां दुनिया में बहुत बड़ी हैं और काफ़ी बड़ा हिस्सा है। किस सेवा के लिए वो डेटा दिया जाएगा, पर्सनल डेटा क्यों दिया जाएगा, इसे लेकर दुनिया में बड़ी गहरी और गंभीर बहसें हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने जिस समझौते पर हाल में दस्तखत किए हैं और जो उस कानून को लाने की तैयारी की है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जो सरकारी सेवाएं हैं
उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बहुत सीमित स्तर पर इजाज़त होगी, यानी वो लोगों के डेटा का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से कहा तो गया कि वो विश्वसनीय संस्थाओं को, एजेंसियों को लोगों का पर्सनल डेटा प्रोवाइड करेंगी, पर बेहतर होता है कि इससे पहले कानून होता है कि स्पष्ट होती है और पता चलता है कि भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को कैसे देख रही है कानूनी तौर पर, और भारत की दृष्टि से वो कानून क्या होना चाहिए। आईपीओ मार्केट में निवेश को लेकर विदेशी संस्थागत निवेशक के रुझान में बढ़ोतरी हुई है। 2023 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक आईपीओ बाजार में करीब 8500 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। ये निवेश म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और वैकल्पिक निवेश फंड की तरफ से किए गए निवेश के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इस साल म्यूचुअल फंड आईपीओ में करीब 6,381 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से 1947 करोड़ रुपए लगाए गए। बाकी लोगों की वजह से 795 करोड़ रुपए लगाएंगे। सर, विदेशी निवेशकों को कमाई का ये एक नया मौका मिल गया कि ठीक है, बाजार से भले निकलो लेकिन आईपीओ में लगा दो। ये बड़ा काम हुआ है और पिछले 3-4 महीने में अगर आप देखें तो भारत में आईपीओ में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। इनके सामने इन्हें अन्य सामान्य निवेशकों की तुलना में कुछ लाभ होते हैं। सामान्य निवेशकों को तो अगर आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो लॉटरी जैसी स्थिति होती है कि उनको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन विदेशी निवेश संस्थाओं का एक डेडिकेटेड कोटा होता है और ये सब कुछ लिस्टिंग गेंस के लिए किया जा रहा है। करीब 8,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ सामने दिखाई दे रहे हैं जिनकी उगाही होगी और जिनसे लोग आईपीओ लेकर आएंगे। ज़्यादातर विदेशी निवेशक अब इन आईपीओज में इसलिए निवेश कर रहे हैं कि कुछ एक को छोड़ दें तो ज़्यादातर आईपीओज की लिस्टिंग अच्छी हुई है और उन्हें इसके लिस्टिंग गेंस का फ़ायदा मिला है। और ये बता रहा है कि फिलहाल भारत का प्राइमरी इक्विटी मार्केट लंबे समय के बाद सेकेंडरी इक्विटी मार्केट जैसी ही एक्टिविटी, सक्रियता, उत्साह दिखा रहा है। केंद्र सरकार देश भर में एक समान पैकेजिंग स्टैंडर्ड लागू करने पर काम कर रही है, जिसके तहत सभी कंपनियों को अपने सामान की पैकेजिंग के लिए एक समान व्यवस्था लागू करनी होगी। इस व्यवस्था का मकसद सामान की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। फिलहाल देश में जीडीपी की 14 से 15% की लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जिसे घटाकर 7 से 8% लाने का लक्ष्य है। इस पर विचार हो रहा है। सर, कैसे होंगे नए नियम? ये बड़ा बदलाव है। इसकी तैयारी शुरू हो गई। शुरुआत में सरकार ने तय किया है कि 16 से 17 उत्पाद ऐसे होंगे जिनकी पूरे देश में एक जैसी यूनिफॉर्म पैकेजिंग होगी। अभी भारत में यूनिफॉर्म पैकेजिंग के कोई नियम नहीं है। अलग अलग कंपनियों के उत्पाद अलग अलग ढंग से पैकेज होते हैं और अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाएं तो आपको एक ही प्रोडक्ट की कई तरीके की पैकेजिंग दिखाई देंगे। उनके आकार अलग अलग होंगे, दवाओं के भी आकार अलग अलग हैं, दवाओं की पैकेजिंग भी अलग अलग है। भारत में यूनिफॉर्म पैकेजिंग पर काम नहीं हुआ है और अब ये शुरुआत हो रही है कि कम से कम कुछ उत्पादों में पैकेजिंग यूनिफॉर्म की जाए, जिससे कि उन्हें लाने ले जाने की, उन्हें रखने की, उन्हें बेचने की, उनके इस्तेमाल की प्रक्रिया में आसानी हो सके। माना जा रहा है कि अगर केवल पैकेजिंग यूनिफॉर्म हो तो जो उनको लाने ले जाने की लॉजिस्टिक्स की जो कास्ट है उसमें बड़ी बचत हो सकती है। तो शुरुआत में 16-17 उत्पाद, कुछ खाद्य उत्पाद, कुछ दवाएं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद होंगे शायद जो पहले चरण में शामिल किए जाएंगे, जिनकी यूनिफॉर्म एक समान पैकेजिंग पूरे देश में लागू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों में 5.25 से 5.5% पर ही स्थिर रखा। लेकिन फेडरल रिजर्व ने अगले साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए। इन संकेतों का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड कम हो गई, भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल दर्ज किया गया, सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए, अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई, डॉलर इंडेक्स करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया और डॉलर की गिरावट की वजह से ही सोने की कीमतों में उछाल भी दर्ज किया गया। सर, सबसे पहला तो ये कि ये जो नतीजा आया फेड का कि भाई ठीक है, कोई ब्याज दर नहीं बढ़ानी है और अब ठीक है, यहाँ से अब शायद लौट सकते हैं, किन आंकड़ों पर आधारित था? पृष्ठभूमि किन आंकड़ों ने दरअसल तैयार की थी? फेडरल रिजर्व का बयान कई परतों में था और उसमें जिस परत पर आपकी रुचि हो बाजार उसे तरह देख सकता है। तो बाजार तो इससे एक ही ध्वनि सुनना चाहता था जो ध्वनि अंततः निकल आई, पर उस पर आगे आते हैं। फेडरल रिजर्व ने फिलहाल ब्याज दरों को, जो अमेरिका में हाल फिलहाल की सबसे ऊंची ब्याज दरें हैं 5.25 से 5.50 के लेवल पर स्थिर रखने का फैसला किया। ये फैसला इस आधार पर दिया कि फेडरल रिजर्व ने पाया कि महंगाई की दर में हालांकि अभी बहुत तेज गिरावट नहीं है पर बढ़ोतरी रुक गई है, बढ़त नहीं हो रही है और एक तरह से फेडरल रिजर्व के बयान में इस बात का संकेत था कि महंगाई से लड़ाई में अब हमें बड़ी सफलता मिल गई है और इस लड़ाई को, लेकिन अभी इस पर काबू छोड़ा नहीं जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो टाइटनिंग की जाएगी, नहीं तो अब एक प्रक्रिया पूरी हो गई है जिसे बाजार की भाषा में पीक आउट होना कहते हैं। यानी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया पीक पर पहुंच गई है, उसकी अपनी ऊंचाई और शिखर आ गया है। ये बात बाजार लंबे समय से सुनना चाहता था। हालांकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था।
बाजार को उम्मीद थी कि अगले साल की शुरुआत से ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी की कुछ प्रक्रिया शुरू करेगा। यहाँ फेडरल रिजर्व थोड़ा कंजर्वेटिव दिखाई दिया। उसने कहा कि साल के बीच तक जाकर हम इसे देखने की कोशिश करेंगे कि ब्याज दरों की परिस्थिति क्या बनती है। लेकिन एक संकेत इसमें जरूर निकल कर आया कि अब अगली ब्याज दर बढ़ोतरी टेबल पर नहीं है, यानी उसका प्रस्ताव कोई नहीं है। तो ये बाजारों के लिए काफ़ी अच्छी और बेहतर खबर थी और इसका असर हमें दुनिया भर के शेयर बाजारों पर, भारतीय शेयर बाजारों पर बढ़ोतरी में दिखाई दिया। सर, अब अगली योजना क्या होगी फेड की? अगली योजना के साथ फेड ने एक भविष्य का प्लान प्रस्तुत किया जिसको डॉट प्लॉट कहते हैं। उस डॉट प्लॉट में इस तरीके के संकेत दिए गए कि अगले एक साल के भीतर 2024 में शायद फेडरल रिजर्व 3 बार ब्याज दरों में कमी करेगा। 25-25 बेसिस पॉइंट की कमी, लगभग 75 बेसिस पॉइंट की कमी होगी। इसी को मौद्रिक भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, इसको सॉफ्ट लैंडिंग की परिस्थिति कहते हैं। बाजार का उत्साह थोड़ा इससे ज़्यादा था। फ्यूचर्स मार्केट में मान रहा है कि कम से कम 6 कटौती हो सकती हैं, यानी पूरे साल भर के दौरान हर बैठक में कम से कम फेडरल रिजर्व एक बार ब्याज दर में कटौती करेगा। तो 6 कटौती का मतलब है कि अगर 5.25, 5.50 का स्तर है और यहाँ से अगर 6 बार कटौती की जाती है तो फिर ब्याज दरें अगले साल ही 3-3.5% के आसपास आकर खड़ी हो जाएंगी। पर ये बड़ा तेज कट होगा अगर इतना बड़ा कट करने की कोशिश की जा रही। अब इसमें बात जो छुपी हुई है भीतर शुभम, वो कि फेडरल रिजर्व ने खुलकर ही नहीं कहा। अगला साल काफ़ी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी संदेहों से भरा हुआ। अगर अगले साल रिसेशन का खतरा बनता दिखाई दिया, जो दिख रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण, कच्चे तेल की कीमतों के नीचे जाने के कारण, ट्रेड के आंकड़े जो आ रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, अगर मंदी का खतरा बढ़ता दिखाई दिया तो फ्यूचर्स मार्केट की ये संभावना सही भी साबित हो सकती है कि अर्थव्यवस्थाओं में अगर एकदम तेज गिरावट आई तो शायद फिर दोबारा सस्ते ब्याज दर के दौर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार को इस बात की राहत मिली कि फेडरल रिजर्व का जो अभियान था वो अभियान अब आगे नहीं चलेगा, रुक गया, थम गया। और उससे पूरी दुनिया के बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में, भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दिया। वो उनको लगा जैसे कि उनको अपनी मन मांगी मुराद मिल गई जिसका इंतज़ार वो कर रहे थे। बिल्कुल, और यही कारण था कि आज निफ्टी में 280 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखी जा रही है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो गई है मार्केट की। इसके अलावा अगर आप गोल्ड को देखें तो 2050 एक नया स्तर है जहां पर गोल्ड पहुंचता दिखा। एक दिन में गोल्ड में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑयल भी $75 के ऊपर कारोबार कर रहा है ब्रेंट पे, और WTI भी 70 के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से ये सारे बाजार एकदम गुलजार हो गए। लेकिन सर, इन सबके बीच एक चीज़ और थी, रुपया कमज़ोर हुआ। जब डॉलर कमज़ोर हुआ तो रुपया बढ़ना चाहिए था, तरीका तो यही है। रुपया क्यों कमज़ोर हुआ फिर? रुपए की परिस्थिति पिछले 1 महीने के दौरान डॉलर से डिकपल होती दिख रही है, यानी डॉलर से थोड़ा अलग और विलग होता हुआ दिखता है रुपया। आमतौर पर ये नियम है कि अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो बाकी मुद्राएं मजबूत होती हैं, रुपया भी उसमें शामिल है। लेकिन रुपये को अब भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ इनहेरेंट चुनौतियां हैं, शायद वो प्रभावित कर रही हैं। और इसलिए कल हमने देखा कि जबकि कल बाजार में इस बात की पूरी संभावना थी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, डॉलर इंडेक्स पर पिछले 5-6 दिनों से दबाव बना हुआ है, लेकिन कल फेडरल रिजर्व की बैठक से के रनअप में उससे पहले रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर आकर बंद हुआ। रुपए के में अब 2 तरीके के दबाव बनते दिख रहे हैं। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतरी दबाव शामिल है, दूसरा महत्वपूर्ण दबाव भारत में डॉलर की मांग को लेकर है। इंपोर्टर्स कई सारी पोजीशंस हेज करने के लिए आने वाले समय में डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए पर दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट का दौर या कमजोरी का दौर थोड़ा स्थायी होता है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना तो अब टल चुकी है, अब तो आसमान साफ है, यहाँ से ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, कम होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो हमें रुपए में थोड़ी सहारा या मजबूती आती दिखाई देगी। लेकिन बाकी मुद्राएं, बाकी एसेट्स क्लास खासतौर से गोल्ड जो पिछले 1 साल चमकता रहा है, उसकी चमक अब और ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए हमने $2000 पर आउंस से ऊपर के रेट्स आज गोल्ड के देखे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए दुबई में हुई COP28 बैठक खत्म हो गई है। बैठक में जीवाश्म ईंधन को लेकर पहले के मुकाबले रुख में कुछ ढील दी गई है। पहले की बैठकों में जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह हटाने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार बैठक में कहा गया है कि इन पर निर्भरता कम की जाएगी। इस बार की बैठक में पहली बार पर्यावरण के लिए वैश्विक स्तर पर फंड बनाने और मीथेन गैस पर निर्भरता कम करने की सहमति बनी है। बैठक में तय हुआ कि 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना तक ले जाया जाएगा। सर, कैसे बनी ये सहमति?
सहमति बनी या नहीं बनी, ये भी जब आप इसका पूरे भीतर के किस्से को समझेंगे तो समझ में आएगा। ये बैठक बेहद विवादित और कंट्रोवर्शियल थी। अंततः जो मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात था, उसने इस बैठक में को आगे बढ़ा दिया। निर्धारित समय से 1 से 48 घंटे बाद तक चर्चाएं चलती रहीं और ये संकेत देने की कोशिश की गई कि इतनी कवायद है, इतनी जद्दोजहद इसलिए की जा रही कि दुनिया के देश सहमत होकर फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के कार्यक्रम पर सहमत हों, पर वैसा नहीं हुआ। जो निकला वो बिल्कुल उम्मीदों से उल्टा था, हालांकि थोड़ी बहुत असहमति दिखी। और हम आपको बताते हैं भीतर क्या हुआ और क्यों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की भाषा, शब्द और इनके इस्तेमाल इतने महत्वपूर्ण होते हैं। किस्सा शुरू हुआ था दुबई में, जब पूरी दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे थे, उन्होंने अपने भाषण दिए थे और जब ग्लासगो से तैयारी थी, तो किस्सा शुभम यहाँ से शुरू हुआ था कि दुबई में इस बात पर सहमति बनाई जाएगी कि जीवाश्म ईंधन को कब से फेज आउट किया जाएगा। फेज आउट शब्द का इस्तेमाल समझौते में होना था। स्पेसिफिकली हम शब्दों की बात करें, जिन शब्दों के कारण ये सहमति असहमति बनी और अंततः जो समझौता हमारे पास ढीला ढाला आया उससे क्या मिलेगा। फेज आउट का मतलब था कि दुनिया के देश तय कर लेंगे डेडलाइन जहां से जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन कम हो जाए, करना शुरू कर दिया जाएगा और 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, जब कार्बन का उत्सर्जन 0 पर हो जाएगा। पहली ही कोशिश में फेज आउट शब्द उड़ा दिया गया एग्रीमेंट से। ओपेक देशों की तरफ से, कोयले का खपत करने वाले तमाम देशों की तरफ से कह दिया गया फेज आउट का कोई लक्ष्य नहीं दिया जा सकता, यानी पहला मोर्चा वहां हार गया। उसके बाद फिर दूसरी कोशिश शुरू हुई यूरोपियन देशों की तरफ से, पर्यावरण की चिंता करने वाले समूहों की तरफ से, चलिए फेज आउट नहीं तो फेज डाउन ही शामिल कर लिया जाए। अगर हम फेज आउट नहीं भी शर्तों पर सहमत होते हैं तो हम फेज डाउन ही कर लें, जिससे क्रमशः हम ये तो लक्ष्य दे दें कि इस तारीख के बाद उत्पादन में कमी शुरू की जाएगी, अगर कटौती नहीं की जाएगी, बढ़ोतरी तो नहीं की जाएगी। ये इस पर बहस होती रही, आखिरी समय तक सहमति नहीं बनी और ये शब्द भी हटा दिया गया। अंततः जो समझौते में शब्द शामिल किया गया, उस समझौते में वो शब्द शामिल किया गया कि अब फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन शुरू किया जाएगा। कोई लक्ष्य तय नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कब से ट्रांजिशन शुरू होगा, किस देश की कितनी जिम्मेदारी होगी। जो फाइनल टेक्स्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, जिसमें कि मेजॉरिटी कंसेंसस बनकर आई है 200 देशों के बीच में, उन्होंने अपने शब्द में ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि धीमे धीमे फॉसिल फ्यूल से निकलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब आप ये सोचिए कि यहाँ तक आते आते शुभम, जब पर्यावरण की चिंताएं सबसे ज़्यादा मुखर थी, तब दुनिया के देशों ने सबसे ढीली ढाली, बगैर जिम्मेदारी वाली, बगैर लक्ष्य वाली एक सहमति बनाई है। खैर किसी तरीके से एक ड्राफ्ट वहां से निकल कर आया, जिससे कितना क्या हासिल होगा ये आगे देखना होगा। सर, इस सहमति के नतीजे अब आप कैसे होंगे, क्या लगता है आपको? नतीजों के मामले में भरोसा करना मुश्किल है दुनिया के देशों पर। हम इस बार के इकोनॉमिकम में आप रविवार को देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये सहमति ना भी बनती है, बन भी जाती तो क्या था, इससे पहले जितनी सहमतियां बनी उसका क्या हुआ। और वो महत्वपूर्ण है कि जब ये बैठक शुरू हो रही थी, उससे पहले तक दुनिया के सभी प्रमुख जीवाश्म उत्पादक देश अपनी वादा खिलाफी को स्थापित कर चुके थे, यानी जो उन्होंने वादे किए थे सब उसको तोड़ चुके थे। तो यहाँ अब कोई ऐसी सहमति नहीं बनी है जिसमें कि कोई एक चॉकआउट प्लान दिखाई दे कि 2030 के बाद भारत या चीन कोयले की खपत कम करेंगे, ओपेक देश फॉसिल फ्यूल का या कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे। ऐसा कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। काफ़ी लूप होल्स हैं इस पूरे समझौते में, ढीला ढाला समझौता है। इसकी जो व्याख्या करना चाहे वो अपने तरह से कर सकते हैं सारे पक्ष, खासतौर से जो फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले देश हैं वो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए अभी ये तय नहीं है कि दुनिया का कौन सा देश आगे चलकर ये कमिट करेगा कि फॉसिल फ्यूल में, जीवाश्म ईंधन में कितनी कमी होगी। इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये पूरी बैठक असफल हुई, आखिर क्या वजह थी कि दुनिया के देश पर्यावरण को बचाने के लक्ष्यों पर सहमत नहीं हो सके, जानते हुए भी कि विभीषिका उनकी अपनी आबादी, उनके लोगों की जानमाल के लिए प्रभावी। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की अंतर्कथा क्या है, इस बार के इकोनॉमिकम में हम विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, तो इस रविवार सुबह 11:15 बजे मनी 9 के सुपर ऐप पे आपको जो इकोनॉमिकम मिलेगा उसमें आपको पता चलेगा कि पूरे COP18 से जो निकला है, इसकी तैयारी कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कितने लक्ष्य रखे गए, कितने लक्ष्य पूरे नहीं हुए, हम कहाँ तक पहुँचे। तो इस रविवार सुबह 11:15 बजे देखना ना भूलिए इकोनॉमिकम। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। IRCTC नॉन रेलविंग कैटरिंग कारोबार का विस्तार करेगी। कंपनी सरकारी और निजी सरकारी संस्थानों में कैटरिंग सर्विस देगी। कंपनी की 15 नई कैटरिंग यूनिट को शुरू करने की योजना है। कंपनी का हॉस्पिटलिटी और
कैटरिंग में बड़ा ब्रांड बनने का लक्ष्य है। फिनटेक कंपनी जस्पे को पेमेंट एग्रीगेटर के कारोबार के लिए रिजर्व बैंक की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। फिलहाल कंपनी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद कंपनी कार्ड, यूपीआई और वॉलेट पेमेंट के कारोबार में भी उतर जाएगी। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक मौजूदा पेमेंट गेटवे कंपनियां पेमेंट एग्रीगेटर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के बाद कारोबार की शुरुआत कर सकती हैं। गिग वर्कर को ज़्यादा अधिकार देने के लिए यूरोपियन यूनियन में एक डील पर सहमति बनी है, जिसके मुताबिक कई गिग वर्कर को उस कंपनी का कर्मचारी माना जा सकता है जिस कंपनी के लिए वे सेवाएं दे रहे हैं। इस डील के बाद उबर और डेलीवरो नाम की कंपनी को अपने गिग वर्कर को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। ये बात इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप एम्प्लॉय का दर्जा देते हैं तो पश्चिमी देशों में, खासकर यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो मिलने लगते हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि उसकी तरफ से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर जो प्रतिबंध है वह उसकी तरफ से नहीं बल्कि कोर्ट की तरफ से लगाया गया, अदालत ने लगाया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर आईआरसीटीसी के विस्तार की। आईआरसीटीसी एक अभी तक शेयर बाजार में जो है अच्छी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, जिन पे अच्छे रिटर्न है। पिछले एक साल के दौरान शायद 20 से 21% रिटर्न दिया है आईआरसीटीसी के स्टॉक ने। आईआरसीटीसी अब कैटरिंग के बिजनेस को रेलवे से बाहर ले जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ रेलवे की कई कंपनियां ऐसी हैं जो घाटे में हैं, नुकसान में, पर आईआरसीटीसी कैटरिंग के बिजनेस को यूनिवर्सिटीज़ के साथ और सरकारी और विभागों के साथ शुरू करना चाहती है। देखना होगा इसका असर हमने शेयर बाजार में इसके स्टॉक पर भी देखा। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यूरोपियन यूनियन में गिग वर्कर्स को लेकर है। गिग वर्कर्स का स्टेटस चेंज होना, अस्थायी कर्मचारी से स्थायी कर्मचारी के तौर पर बदलना, पूरी दुनिया के लिए एक नए तरीके के बदलाव की खबर है। दुनिया के कौन से देश इसे पालन करेंगे या मानेंगे या पता नहीं है, क्योंकि गिग का पूरा कॉन्सेप्ट ही अस्थायी वर्कर के तौर पर आया था। ये वो कर्मचारी जो 2-3 काम एक साथ करते हैं अपनी जीविका के लिए, लेकिन जब इन्हें किसी कंपनी का स्थायी कर्मचारी मान लिया जाएगा तो इसके बाद लेबर कानून में वेतन में बहुत सारी चीज़ों में बड़े बदलाव होंगे। भारत में भी गिग वर्कर्स की बहुत बड़ी संख्या है। ज़ोमैटो, ओला, उबर, स्विगी, इस तमाम कंपनियां गिग वर्कर्स का इस्तेमाल करती हैं और उनके अधिकार, उनको मिलने वाली तनख्वाहों को लेकर तमाम चिंताएं हैं। उनके वेतन बहुत कम है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाल में एक राज्य सरकार ने उनको अलग से मदद देने का फंड भी बनाया था, राजस्थान की सरकार ने। क्या पूरी दुनिया में गिग व्यवस्था को लेकर अब असहमति बढ़ रही है और इन्हें नियमित कर्मचारी के तौर पर शामिल करने की बात चल रही है? ये देखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है और ये लहर अगर यूरोप से चलती है तो दुनिया के कई सारे देशों में फिर इसकी मांग उठेगी कि गिग कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी माना जाए और इसका असर कंपनियों के पूरे लेबर प्लान पर, उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।